पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। स्वागत है, नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी इस क्लास को इस शायरी के साथ। इस शायरी के साथ शायद इसलिए क्योंकि इसमें एक शब्द आता है जिसका नाम है इतिहास। जो पानी से नहाएगा वो लिबास, बहुत ट्रेंडिंग शायरी है तो इसलिए मैंने ले ली। एक बच्चा होता है ना, वो वीडियो में हमसे कह रहा होता है कि इतिहास बदलेगा। तो इतिहास को बदलने की ज़रूरत क्या है? क्या है इतिहास? कहाँ से शुरू होता है इतिहास? तो आइए, नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और हम शुरू करते हैं इस क्लास को इतिहास के शब्द से। और मैं कुछ शुरू कर रहा हूँ एनसीईआरटी, जिसके अंदर मैं 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, हिस्ट्री का, इतिहास का, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि आप सब लगभग जानते ही होंगे कि इतिहास का अर्थ क्या है। इतिहास के मतलब है जो बीत गया, जो घटनाएं, जो चीज़ें इतिहास में हो गई। तो अब एक सवाल आता है कि हमको इतिहास को जानने की ज़रूरत क्यों है। बहुत सारे लोग ना बहुत बोरिंग समझते हैं इस सब्जेक्ट को और ये सोचते हैं अपने मन में कि हम क्यों, क्या नहीं, एक सेकंड में इसका हम लोग क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमको इतिहास को जानने की ज़रूरत क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इतनी बड़ी बड़ी किताबों में इतिहास की बातें हो रही हैं, ये हुआ था, ऐसा हुआ था। क्योंकि दरअसल इसका सीधा सीधा कनेक्शन है प्रेजेंट के साथ। प्रेजेंट के साथ कैसे? कि ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में जो कुछ हुआ उसको अगर हम नहीं जानेंगे तो हम अपने वर्तमान को या अपने भविष्य को नहीं बदल सकते। तो इसीलिए इतिहास को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 12वीं क्लास के एनसीईआरटी के इतिहास में ऐसा बताया गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से शुरू होता है इतिहास और 12th का जो इतिहास है वो ख़त्म होता है फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ द हिस्ट्री क्लास, और ये क्लास 12th का है, एनसीईआरटी स्टार्ट हो रही है, जिसके अंदर मैंने पहले लिखा है कि बिगिन विद हड़प्पन एंड विद फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये शुरू होता है हड़प्पन सभ्यता से और खत्म होगी, जब ये किताब खत्म होगी, एनसीईआरटी की पूरी हमारी सीरीज खत्म होगी, तो ये खत्म होगी फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन पर। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे 12वीं क्लास को, हम क्यों कहें कि इतनी इंटरेस्टिंग है, क्यों? तो इसका पहला कारण है कि हम बहुत सारे स्फीयर्स पढ़ेंगे। कौन कौन से? हम पढ़ेंगे उस टाइम की इतिहास की इकोनॉमी, उसका कल्चर, उसकी सोसाइटी के बारे में, पॉलिटिकल व्यूज के बारे में, रिलीजियस के बारे में, और इन सब चीज़ों के बीच की जो बाउंड्रीज है उनको ब्रेक करेंगे। जैसे कि सोसाइटी को रिलीजियस से कैसे जोड़ा जाता है, पॉलिटिशियंस को रिलीजन से कैसे जोड़ा जाता है, कल्चर का पॉलिटिकल व्यूज पे कैसे प्रभाव पड़ता है, या इकोनॉमिक्स का रिलीजन्स पे कैसे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इतिहास इसीलिए अपने आप में मजेदार है दोस्तों, क्योंकि हम इन सभी चीज़ों के अंदर क्या होते हैं, एक दूसरे में इंटरकनेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो हमारा चैप्टर है, क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल पीछे से पढ़ते हुए आएंगे और तब स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बॉन्स। और ब्रिक्स, बीड्स और बॉन्स का जो सीधा सीधा कनेक्शन है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ है। तो आपने इससे पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी 9th 10th में। 6th क्लास में एक्चुअली हड़प्पन सिविलाइजेशन शुरू हो जाती है, क्या थी क्या नहीं थी, तो उसी चीज़ को बस थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे। और लगभग कंपटीशन में भी इसका बहुत योगदान होता है और एनसीईआरटी तो एकदम बेस है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चैप्टर जो स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले हमें हड़प्पन ही क्यों पढ़ना है? तो उसका आंसर है कि हड़प्पन जो सभ्यता है इसको हम बहुत रिच कल्चर मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि आज के टाइम से भी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन जो है वो उस कल्चर में था। क्या क्या चीज़ें थी, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश करूंगा ताकि ये चैप्टर बोरिंग होने की जगह थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग होता चला जाए। और मैं इतनी सारी बातें घुमा फिरा के इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उस कोर को पकड़ लें कि आप क्यों पढ़ना चाह रहे हैं हिस्ट्री को। ऐसा नहीं कि सीधा पढ़ा दिया और वर्ड टू वर्ड पढ़ा दिया, ये था आप याद कर लीजिए, ऐसा नहीं। मेरी कोशिश है कि मैं इस तरीके से आपको चैप्टर पढ़ाऊं कि आपको याद ना करना पड़े, आपको कोशिश ना करनी पड़े, आपको खुद ही मज़ेदार चीज़ें लगने लगे कि हाँ ठीक है, पढ़ना मज़ेदार भी हो सकता है और पीछे का जानने में और ज़्यादा मज़ा आता है कि अच्छा कल क्या होगा। और इंडिया के लोगों की तो अलग से खासियत है कि हम लोग दादी नानियों से पीछे की कहानियाँ सुनते हैं, ऐसा क्या हुआ था उस टाइम, क्या हुआ था, हम छोटे थे तो क्या करते थे। तो हम लोग तो कहीं ना कहीं बाय रूट ही हिस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, हमें मज़ा आता है हिस्ट्री जानने में। तो और थोड़ी पुरानी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हड़प्पन सभ्यता से। और पहली जो मैंने पॉइंट लिखा उसमें लिखा है कि हड़प्पन सील। अच्छा, हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं हड़प्पा के बारे में वो सील से पता चलती हैं। ठीक है, वो ना एक मोहरे बनाते थे, हिंदी में उन्हें मोहरे कह सकते हैं, इंग्लिश में सील्स होती हैं। तो वो छोटी छोटी सील्स बनाते थे जिनके ऊपर उनका कल्चर रिफ्लेक्ट होता है। जैसे उन्होंने किसी चीज़ की मूर्ति बना दी तो हमें पता चल गया कि उस टाइम पे वो मूर्ति नॉन होगी। तो इस तरीके से हम हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं एक चीज़ और बता दूं कि एज ए हिस्ट्रियन, जो हिस्ट्रियन लोग होते हैं, जो हिस्टोरियंस होते हैं बड़े बड़े, वो हर चीज़ का ना
प्रमाण नहीं दे पाते, बहुत तगड़ा प्रमाण उनके पास नहीं है। इसलिए आपको पता होगा कि हर थ्योरी में जो हिस्ट्री की ना बहुत ज़्यादा कटाक्ष होते हैं कि किसी ने कहा कि ऐसा हुआ था, तो फिर अगला कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, उसको कुछ सबूत ऐसे मिल गए कि यहाँ ये हुआ था। किसी को, जैसे आपने सुना होगा आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, बहुत फेमस थ्योरी है, और इसको कुछ लोग गलत मानते हैं, कुछ लोग सही मानते हैं। खैर मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा कि कौन क्या मानता है, मैं इस बात पे बताना चाहता हूँ कि इसका ना कोई साइंटिफिक की तरह प्रमाण नहीं है। जैसे साइंस में बहुत ही, आपने अगर साइंस पढ़ी होगी तो आपको एकदम एग्जैक्ट पता है कि अगर आप बेरियम और क्लोराइड को मिलाएंगे तो BaCl2 ही बनेगा, चाहे मैं यहाँ बनाऊं, इंडिया में बनाऊं, पाकिस्तान में बनाऊं, अमेरिका में बनाऊं, हर जगह सेम बनेगा। पर यहाँ ऐसा नहीं होता। तो हिस्ट्री अपने आप में इसीलिए बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज लगभग अनुमानित है, सब कुछ अनुमानित है। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 12th में, जो भी हम हड़प्पा सभ्यता में पढ़ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हमने कुछ चीज सोचकर कुछ और बना दिया हो। जैसे कि हमने, मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, मैं धीरे धीरे आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहता हूँ कि हम क्यों पढ़ रहे हैं एक्चुअली हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ना हार्ड चीज नहीं है, हार्ड है कि हम ये जान ले इंटरेस्ट कैसे जगाएं हिस्ट्री में। तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे हिस्ट्रियंस जो है वो अपना अनुमान लगाते हैं, कि कैसे वो कंक्लूजन्स देते हैं। जैसे मैंने बताया कि हड्डी मिली थी, ठीक है, किसी जानवर की हड्डी मिलती है हमको कहीं, तो इसके कितने सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। हो सकता है कि ये हड्डी हमें कोई वहां पे मीट खाते हो, हम क्या पता उस जानवर को खा रहे हो इसलिए हड्डी मिली है। हो सकता है उस जानवर को हम पूजा करते हैं उसकी, तो हमने बलि दी हो तो हड्डी मिली है। या हो सकता है हंटिंग कर दी हो हमने, या बाय चांस वो मर गया हो सकता है डोमेस्टिकेशन कर रखा हमने, उसे पाल के रखते हो, उसे खाते ना हो, तो हमने वहां दबा दिया था तो हड्डी मिल गई है। तो एक ही चीज के कई कॉन्टेक्स्ट होते हैं, और इसीलिए हिस्ट्री बहुत मजेदार है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि वहां पे सील्स मिली थी हड़प्पा में, और क्या क्या हुआ था कि हम किसके बारे में जानेंगे, वहां पे जो भी हाउसेस थे, जो घर थे, वो कैसे थे, ठीक है, पोर्ट्स कैसे बनाए जाते थे, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज वगैरह कैसी थी, भी देखेंगे, और टूल्स भी देखेंगे उसके कि वहां पे किस टाइप के मिले, और सील्स के बारे में बात करेंगे। तो हड़प्पन सभ्यता कहाँ पाई जाती है, बिल्कुल बेसिक सी बात है कि अफगानिस्तान में पाई जाती है, जम्मू में पाई जाती है, बलूचिस्तान में, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में। इसकी अलग अलग जगह है, लोथल है, धोलावीरा है, राखीगढ़ी है, कालीबंगन है, और मोहनजोदड़ो है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो आपने पहले ही पढ़ रखी होंगी, और आप उसे रिवाइज कर सकते हैं बुक में से पढ़ करके। इसके अलावा इसका एक टाइम है जो बहुत फेमस है, जो मैंने एक एग्जाम यूपीएससी का एक बार मैंने अटेम्प्ट किया था, तो उसके अंदर आया था, और उसका एग्जैक्ट आंसर यही था जो एनसीईआरटी में गिवन है। वो ऑप्शंस में बहुत अलग अलग चीजें गिवन थी, पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो टाइम है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो है 2600 से 1900 BCE तक, ठीक है। BC आपको पता होगा, बिफोर क्राइस्ट एरा। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कैसे कैसे कल्चर एसोसिएटेड है, जिसमें हमें एविडेंस मिलते हैं एग्रीकल्चर के और पास्टोरलिज्म के। पास्टोरलिज्म ऐसा कुछ है, आप ये मान लीजिए उसकी हिंदी होती है कि हम जो जानवरों को डोमेस्टिकेशन करते हैं और जगह जगह घूम घूम के हम जो है जानवरों को पालते हैं, उसे हम पास्टोरलिज्म कहते हैं, ठीक है। मैं और कोशिश करूँगा इसको ठीक करने की, इस वर्ड को मेरे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम कल्चर को जानेंगे, और हम ये देखेंगे कि उस टाइम पे खेती होती थी और जानवर भी पाले जाते थे। और इसके अलावा ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हम क्या करते थे, ईट रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट, और फिश भी उस टाइम पे खाई जाती थी, और प्लांट्स भी खाए जाते थे, और एनिमल्स भी खाए जाते थे, ठीक है। तो इसकी तरीके से इन्होंने क्लियर बता दिया कि लोग उस टाइम पे वेजिटेरियन भी थे, नॉन वेजिटेरियन भी थे, और फिशेस को भी खाते थे। इसके अलावा हम इसके, अच्छा ये जो प्लांट वाला पार्ट है कि प्लांट्स को खाते थे और ये प्लांट्स के कैसे कैसे उगते थे, इसके लिए एक टर्म होता है आर्कियोबोटनिस्ट। यानी कि आर्कियोबोटनिस्ट वो लोग होते हैं जो इस चीजों पर रिसर्च करते हैं, एंशिएंट प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। वो स्पेशलिस्ट होते हैं एंशिएंट प्लांट्स जो रिमेन्स होते हैं उनके रिसर्च के लिए। इसके अलावा कौन कौन से ग्रेन्स फाउंड होते थे हड़प्पा में, कौन कौन से अनाज खाए जाते होंगे, तो उनमें ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। एक तो व्हीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सीशम, और जो मिलेट था ना वो फाउंड किया गया है गुजरात के साइट्स पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं ऐसे मुड़ जाता हूँ ताकि और आपको अच्छे से दिखाई देने लगे। तो इसके अलावा बोन्स जिस जानवर की फाउंड हुई हैं वो कौन कौन से हैं, पहला शीप, बफेलो, पिग, डियर, घड़ियाल, और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज भी वहाँ पे फाउंड हुई हैं, ठीक है, कि अलग अलग तरीके से हम कैसे कैसे खेती करते थे। अब क्योंकि वहाँ पे बुल फाउंड हुआ है, तो आपको पता होगा कि किसानी करने के लिए हमको जरूरत होती है बैलों की, हल चलाने के लिए। तो ऐसा माना गया है कि वहाँ पे ऑक्शंस भी फाउंड हुए होंगे, यानी कि बैल भी फाउंड होंगे जो प्लगिंग के काम आते होंगे, ठीक है। इसके अलावा एक टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग फाउंड हुआ है जो कि चौलिस्तान में और बनावली में हुआ है। ये आप नोट कर लेना कि चौलिस्तान और बनावली में जो है क्या फाउंड हुआ था कि टेराकोटा मॉडल का एक प्लग यानी कि एक हल फाउंड हुआ था, ठीक है। और प्लगिंग एविडेंस कहाँ मिलते हैं, भाई हल चला हुआ कहाँ मिला है, तो उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कलीबंगन राजस्थान में ये मिला था। तो ये डायरेक्ट वन वर्ड क्वेश्चन भी आ जाता है और इसे आप इंपॉर्टेंट मान सकते हैं
एसएससी के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी, वनडे एग्जाम्स के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्लगिंग एविडेंस कहाँ मिले थे। इसके अलावा 2 डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर। ऐसा होता था उस टाइम पे, हमें कैसे पता चला कि 2 डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन होती होंगी, हमें बीच में कैसे लाइन से मिली और हमने देखा कि इस साइड अलग फसल के एविडेंसेस मिले, इस साइड अलग फसल के एविडेंसेस मिले, तो हमको ये पता चला कि वहाँ पे टुगेदर एक साथ ही 2 टाइप की फसलें उगाई जाती होंगी। ठीक है, इसके अलावा हमको वहाँ पे कैनाल्स मिले हैं जिससे, और अच्छा कैनाल कहाँ मिला है, ये मिला है शोरथुगाई अफगानिस्तान में। ठीक है, शोरथुगाई अफगानिस्तान में हमको जो है कैनाल्स मिले हैं, और कैनाल्स वो पानी के बम्बे टाइप में होते हैं जिसके अंदर खेतों में हम पानी दे सकते हैं, अपने हिसाब से उन्हें मोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, तो वो कैनाल्स होते हैं। और उसके अलावा हमें वेल मिले हैं, कुएं मिले हैं जिनको हम यूज करते थे इरिगेशन के लिए, और इसके अलावा हमें वाटर रिजर्वेयर भी मिले हैं जो कि ढोलावीरा गुजरात में मिले हैं। ठीक है, तो अभी इतनी सारी चीजें जो है हमने पढ़ ली हैं, और ये लगभग मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो भी हड़प्पन सभ्यता का बहुत ही अहम हिस्सा है जिसको हम बार बार पढ़ते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि मोहनजोदड़ो जो था एक बहुत ही प्लान्ड अर्बन सेंटर था, ये और भी अच्छी तरीके से प्लान करके बनाया गया था। और इसके अलावा ये बहुत ही फेमस साइट है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइट जो है पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो मोहनजोदड़ो है। और कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि पहली साइट कौन सी है टू बी डिस्कवर्ड, जो हमें पाई गई थी सबसे पहले जो हमने ढूंढी थी वो थी हड़प्पा। ठीक है, तो इसके अलावा ये कैसे फाइंड आउट हुआ, जैसे आप जानते होंगे यार ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई ना, ये तो कितने 1875 कह रहा हूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा पुरानी बातें हो गई, ये तो 1900 से 2600 BC की बातें। लेकिन हमें ये सारी चीज़ें कब मिली, तो हमको ये चीज़ जो पहली बार मिलती है उसके अवशेष मिलते हैं कि 1875 में जब हम गुलाम थे तो हमारा एक अलेक्जेंडर कनिंघम करके एक नया जनरल डायरेक्टर बना था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। ठीक है, वो हमारा पहला डीजी था और उसने ही ये सारी खुदाई वगैरह की स्टार्टिंग की थी, और इसीलिए हम उसको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और धीरे धीरे जैसे हम पढ़ते रहेंगे याद हो जाएगा कि 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो पहला हमारा डीजी था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI का, और इसके साथ साथ उसे हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। तो अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में कि ब्रिक फाउंड इनफ टू सेट लाइन 100 माइल। अच्छा, इसके अलावा ये है, इसमें लिखा है कि हड़प्पा के अंदर जो है इतनी ज़्यादा ब्रिक्स मिली थी, इतनी ज़्यादा ब्रिक्स मिली थी कि अगर उनको खोद लिया जाए, सबको निकाल लिया जाए, और इतनी ज़्यादा ब्रिक्स थी कि हम 100 माइल की एक रेलवे लाइन बिछा सकते हैं ब्रिक्स से, इतनी ज़्यादा ब्रिक्स हमें वहाँ मिली थी। इसके अलावा एक चीज़ और जो हमें नहीं पता चली उन सभ्यता के बारे में, वो था सिटेडल और लोअर टाउन। यानी कि सिटेडल एक इस टाइप का टाउन था, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, पहले लोअर टाउन के बारे में बात कर लेते हैं। लोअर टाउन ऐसा है, आप एक ऐसा मान लीजिए कि हम जहाँ रहते हैं उस इलाके में 2 इलाके हैं, एक थोड़ा ऊंचा है, एक थोड़ा नीचाई पे है। ठीक है, तो उन्हें जो ऊंचा वाला इलाका था उसे हम सिटेडल कहते थे, नीचे वाले को लोअर टाउन कहते थे। लोअर टाउन में क्या होता था, इसके बहुत सारे इसमें घर थे, छोटे छोटे घर बने होते थे। इसके मेन एंट्रेंस इस टाइप का था कि हमको डायरेक्ट घर का पूरा जो व्यू है वो नहीं दिख पाता था। ठीक है, तो लोअर टाउन में बहुत सारे घर होते थे। इसके अलावा इनमें हर घर में अपना एक वॉशरूम होता था, एक बाथरूम होता था जो कि ब्रिक्स से बना हुआ होता था। इसके अलावा हर बाथरूम जो है वो ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट था। हम क्यों इसमें अभी भी ऐसा हैप मानते हैं कि अरे यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा मॉडर्न थे। हम आज भी कहते हैं कि ये लोग हम, आपने देखा होगा कि हम जिस गांव से बिलोंग करते हैं, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, या बहुत सारे लोग जिस गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे अभी भी मिट्टी के घर थे, बाद में पक्के बने। मेरे दादाजी के टाइम पे सारे घर मिट्टी के थे, उसके बाद पक्के घर बने। लेकिन ये उतने पुराने टाइम पे जो है परमानेंट हाउसेस थे, यानी पक्के घर थे, और ईंटों से बने हुए थे, वो भी बर्निंग ब्रिक से बने हुए घर थे। तो इसलिए और बाथरूम थे सब घरों में। हमने देखा होगा कि हम तो आज जो है मोदी जी टॉयलेट वगैरह का अभियान चला रहे कि हर घर में टॉयलेट होनी चाहिए। उस टाइम पे हर घर में वॉशरूम था, हर घर में बाथरूम था, और एक जबरदस्त ड्रेनेज सिस्टम था कि जो हर बाथरूम था वो किसी ना किसी ड्रेन से कनेक्ट था, और ड्रेन जो थी वो गली वाली ड्रेन से कनेक्ट थी, वो आगे बढ़ी से, तो बहुत ही प्लान्ड सिटी थी। इसके अलावा मोहनजोदड़ो के अंदर 700 वॉल्स मिली थी। ठीक है, इसके अलावा हम सिटेडल पे बात कर लेते हैं। सिटेडल क्या था, सिटेडल क्या थे, थोड़े और बड़े स्ट्रक्चर थे, मैसिव स्ट्रक्चर्स थे सिटेडल। इसके अलावा इसके अंदर लोअर पोर्शन जो था ब्रिक से बना हुआ था, जो मैसिव स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, जो घर बने हुए थे उसमें, उनमें लोअर पोर्शन जो था वो ब्रिक से बना हुआ था, जो अपर पोर्शन था वो वुड से बना हुआ था, यानी लकड़ी से बना हुआ था। इसके अलावा इसमें एक बड़ी खासियत है कि एक ग्रेट बाथ इसमें बहुत सारे मिलते हैं, लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक्स, बहुत सारे लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक्स मिलते हैं जिनमें हम बाथिंग होती होगी, या ऐसा मानते हैं कि इतने ज़्यादा वहाँ पे बाथिंग पे जोर दिया गया था, इतने अच्छी तरीके से बाथरूम्स को बनाया गया था, स्विमिंग पूल टाइप मान लो, ऐसे रेक्टेंगुलर तो स्विमिंग पूल ही हो गया ना, तो इतने ज़्यादा उससे बनाए हुए थे। हम ऐसा कहते हैं कि कोई स्पेशल रिचुअल भी रहा होगा नहाने वहाने का, इतने मज़ेदार तरीके से यहाँ पे बाथरूम्स बनाए गए थे।
ठीक है। और भी सिटेडल और टाउन्स के बारे में आगे भी बातें करते रहेंगे। इसके अलावा हम अगली टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। हम क्या ट्रैक कर रहे हैं, इस वाली सारी सभ्यता का सोशल डिफरेंस कैसे था। अब आप बात सोचेंगे कि यार सोशल डिफरेंस कैसे पता किया जा सकता है। तो सोशल डिफरेंस को पता करने के लिए जो हिस्टोरियंस होते हैं उन्होंने क्या किया, उनके ब्यूरियल्स को चेक करना शुरू कर दिया, यानी कि जब दफनाए जाते हैं ना जहाँ पे, उससे हमको सोशल डिफरेंस पता चल जाता है। जैसे किसी अपने बड़े आदमी को दफनाया, मान लीजिए बहुत अमीर रईस आदमी है, उसको दफनाने का तरीका थोड़ा अलग होगा, ठीक है। और किसी गरीब आदमी को दफनाया तो उसको दफनाने का तरीका अलग होगा, अलग जगह पे दफनाया होगा, या बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करे होंगे। अब बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जैसे ताजमहल है, तो किसी राजा की रानी के लिए कब्र बनी तो वो ताजमहल हो गया, उसे आज भी याद करते हैं। किसी आम आदमी कोई कब्र होती है तो उसमें एक बहुत छोटा सा काम होता है, इतना पैसा नहीं लगाया जाता। तो सोशल डिफरेंस आपको पता चला, सामाजिक कैसे उसमें डिफरेंस है कि जिसके पास ज्यादा पैसा था उसने इस तरह की कब्र बनाई, जिसके पास नहीं था उसने इस तरह की बनाई। तो ऐसे ही हिस्टोरियंस जो होते हैं वो ब्यूरियल्स को चेक करके ये बता देते हैं कि कौन कौन से सोशल डिफरेंसेस रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम इजिप्ट की बात करते हैं। इजिप्ट में आपने देखा होगा कि पिरामिड्स बने हुए हैं, और बहुत सारे रॉयल पिरामिड्स हैं। जो बहुत अमीर लोग हुए होंगे उनके लिए रॉयल पिरामिड्स बने, और जो लोग थोड़े गरीब किस्म के रहे होंगे उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल वाले पिरामिड्स बने, गरीबों वाले, ठीक है। तो इस तरीके से पता चल जाता है हिस्टोरियंस को कि सोशल डिफरेंस कैसे रहा होगा। अब यहाँ पे कैसा मिला, यहाँ पे बिल्कुल बहुत ज्यादा सोशल डिफरेंस मिला। यहाँ पे ऐसा हुआ कि कई ब्यूरियल्स, जो मरे हुए लोग थे और जो दफनाए हुए लोग थे, उनके पास में पोट्री मिली, उनके पास में ऑर्नामेंट्स मिले, बहुत सारी ज्वेलरी मिली, ठीक है। और शायद ऐसा माना जाता है कि उनके आफ्टर लाइफ के लिए मिली होगी, कि इनके जाने के बाद उनके साथ सामान रख दिया जाए ताकि वो इस काम को यूज में ला सकें आफ्टर डेथ, ऐसा वो कोई कॉन्सेप्ट रहा होगा उस टाइम पे। इसके अलावा ज्वेलरी फाइंड होती है बोथ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल दोनों के यहाँ से ही ज्वेलरी फाइंड आउट होती है, ठीक है। कई लोगों में ये देखा गया कि लोगों को दफनाया हुआ था कॉपर मिरर्स के साथ, कॉपर मिरर साइड में रखा हुआ है, साइड में लोग आदमी को दफना दिया जिसकी डेथ हो गई होगी। तो ये सारे एविडेंसेस मिले हैं। और इसके अलावा और क्या स्ट्रेटजी है कि हम ये पता कर सकते हैं कि इनके बीच में सोशल डिफरेंसेस रहे होंगे, वो है अनदर स्ट्रेटजी इज स्टडी आर्ट फैक्ट, डेली यूज के जो सामान है। जैसे इसका फिर एक बेहतरीन एग्जांपल आप आज से जोड़ लीजिए, जो अमीर लोग होते हैं उनके पास रहने के लिए या डेली यूज के सामान जो होते हैं वो लग्जरी होते हैं, आम आदमी के पास लग्जरी नहीं होते। तो ऐसा ही आप मान लीजिए कि जैसे आज के टाइम पे कोई अमीर आदमी तो गुच्ची के कपड़े पहनेगा और जो गरीब आदमी है वो मंगल बाजार के पहनेगा, तो बहुत ज्यादा सोशल डिफरेंस हो जाता है। तो वही सोशल डिफरेंस हम ऐसे बड़े आराम से पता कर सकते हैं। तो इसके अंदर ऐसा लिखा है कि वहां पे मोहनजोदड़ो वगैरह में परफ्यूम्स की बोतल मिली, बहुत फैंसी फैंसी पोर्ट्स मिले, ठीक है, और कहीं कहीं से नहीं मिले। तो इसका मतलब जहां जहां ये चीजें मिली, ये लोग, इनका सोशल जो स्टैंडर्ड है वो हाई होगा बाकी लोगों के मुकाबले। क्राफ्ट प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो क्राफ्ट प्रोडक्शन जो है सबसे ज्यादा कहाँ होता था, चनहुदारो में होता था। चनहुदारो जो है मोहनजोदड़ो से थोड़ा सा छोटा था, उसके कंपैरिजन में काफी छोटा था। ये 7 हेक्टेयर से भी कम के एरिया में फैला हुआ था। तो अब अच्छा, आप समझ रहे हो ना बात क्या क्या कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या होता था, ये होता था, सोशल डिफरेंसेस पढ़ लिए। अब क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में आते हैं। क्राफ्ट प्रोडक्शन क्या कहते थे, जैसे बीड मेकिंग, माला वाला बनाने का काम किया करते थे ये लोग। बहुत सारी मालाएं मिली हैं, ठीक है, आप अपने एनसीईआरटी की बुक्स में देखना, बहुत सारी मालाएं वगैरह मिली हुई हैं। शेल कटिंग का काम होता था, मेटल की वर्किंग होती थी भाई, सील मेकिंग होती थी, वेट मेकिंग होती थी, काफी सारी चीजें होती थी। इसके अलावा कौन कौन सी टेक्निक्स जो थी बीड्स को बनाने की, उसकी बहुत सारी अलग टेक्निक्स हैं इन्होंने। स्ट्रीटाइट जो है एक सॉफ्ट स्टोन है जिससे बहुत आराम से छोटे छोटे उनमें काट के उसका माला बनाया जाता था। एक जगह एक ऐसा भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि उसका हमने उसको पूरा पीस दिया, उससे भी कुछ चीजें बनाई स्ट्रीटाइट से। इसके अलावा जो नागेश्वर, अच्छा ये सब लिखते रहना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नागेश्वर और बालाकोट ये जो थे कोस्ट के पास में थे, कोस्ट यानी कि समुद्र के पास में थे ये, तो इसीलिए ये स्पेशलाइज क्या करने के लिए थे, शेल ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए थे, जैसे कि चूड़ियां वगैरह जो भी शेल वाली चीज होती है उनको बनाने के लिए ये एक्सपर्टाइज थे। तो आप देख रहे हो ये लोग कितने मॉडर्न रहे होंगे कि इन्होंने हर चीज को उसी तरीके से बनाया। हर चीज के पीछे एक कारण है, ठीक है। और आपको मजेदार तभी लगेगी हिस्ट्री जब आप जान के हैरान होगे कि अरे यार ये हो रहा था, इतने जबरदस्त कारण है कि कोई चीज वहां इसलिए बन रही है क्योंकि वहां ये है, समुद्र है तो ये बनेगा, ड्रेनेज सिस्टम है, अच्छा, तो हर चीज के पीछे कारण है। अच्छा, फाइनलाइज प्रोडक्ट्स जैसे कि बीड्स है, फाइनलाइज होगी, पूरी तरह बन गई, तो उसको क्या करेंगे हम चनहुदारो से और लोथल से कहां ले जाएंगे, लार्ज अर्बन सेंटर्स की तरफ। लार्ज अर्बन सेंटर्स कौन कौन से थे,
भाई लार्ज अर्बन सेंटर से मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो थे ये लार्ज अर्बन सेंटर से, आप ऐसे मान लो कि छोटे छोटे गाँव से हम प्रगति मैदान में मेला लगाने के लिए आते हैं ना, लोग सामान वामान खरीदते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे गाँव से या छोटी छोटी जगहों से काम होकर के आता था और बड़ी बड़ी दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में जैसे माल बिकता है, ट्रेवल अफेयर्स लगते हैं, ठीक है, मणिपुर वगैरह से लोग अपना सामान लेकर के आते हैं, ऐसे ही मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में भी आते थे। तो आज के कॉन्टेक्स्ट के साथ हम रिलेट करते हुए चलते हैं कि ये कितने मॉडर्न थे। इसके अलावा इनके कॉन्टेक्ट थे डिस्टेंट लैंड्स के साथ, यानी कि नदिया के पार जो लोग रह रहे थे उनके साथ भी इनका पूरी बातचीत थी। ऐसा कैसे पता चला कि इनकी बातचीत वहां वालों से थी, ना तो उधर के लोग बचे ना इधर के बचे हैं। तो हड़प्पा के अंदर एक जार, हड़प्पा में नहीं, ओमान के अंदर एक जार मिला है जो हड़प्पा का था, ठीक है। तो उस समय पता चला भी वो पहुंचा कैसे लुढ़कता, वो तो गया नहीं होगा ना, उस टाइम पे किसी ने ऐसे अस्थियां भाई होंगी, वो तो दफनाने का चक्कर था, तो जरूर कोई ना कोई कनेक्शन रहा होगा, ना वो से बैठ के जाते होंगे उस पार। तो हमें क्या हुआ है, सील्स भी मिली है मेसोपोटामिया में। कैसी सील्स मिली है, जो कि है तो मेसोपोटामिया की राइटिंग वगैरह लिखी है वहां पे सब, लेकिन उसमें एक हम बुल है जो कि इंडस रीजन से उन्होंने लिया होगा। तो ऐसे पता चलता है कि इनके अच्छे रिलेशन होंगे, ये इंटरनेशनल रिलेशन कर रहे थे उस टाइम पे। तो सोचो, और आप पढ़ने के साथ साथ आपको सोचने की जरूरत है कि क्या क्या हो रहा था, तो आपको चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी, आपको खुद याद करना है कि नागेश्वर और बालाकोट दो ऐसी जगह थी जहाँ जो कोस्ट के किनारे थे, तो वहां पे क्या होता था, शेल से रिलेटेड काम होता होगा। वो सामान जब पूरा बन जाता था कहाँ जाता था, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जाता था। इसके अलावा चुनहुदारो जो था वो लेस देन 7 हेक्टेयर में था, और ये क्या काम करता था, यहाँ पे बीड बेकिंग वगैरह क्राफ्ट का काम होता था सारा, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सील, स्क्रिप्ट और वेट, तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो आप लिख लो कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी में है तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उस टाइम पे सील क्या थी। अच्छा, सील क्या होती है, हम बड़ी देर से सील कर रहे हैं भाई, टेरिकोटा की सील्स बनाई जाती है, स्टीटाइट की सील बनती है, फलाना होता है। तो इसका है, सील किस लिए यूज होती है, सील यूज होती है कि अपनी एक पहचान बनाने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए कि मैंने आप जो भी में से कोई देख रहा है, मेरे यार दोस्त या मेरे और भी जो लोग देख रहे हैं, मैंने आपको एक पैसों से भरा हुआ बैग भेजा, ठीक है, और उसके बाहर एक सील लगा दी जिसपे मेरा नाम गौरव है, तो मैंने गौरव नाम की एक सील चिपका के और वहां भेज दिया। तो खुलने से पहले आपको पता चल जाएगा कि ये आइडेंटिफाई हो जाएगा ना वो चीज की ये मैंने भेजी होगी, किसी और ने भेजी होगी तो उसकी अलग सील होगी। तो ऐसे ही अपने आप को डिफाइन करने के लिए ये सील होती है। और दूसरा ये कि खुली है कि नहीं हुई है, इसका भी पहचान हो जाती है कि वो सील लगी हुई चीजों से, ठीक है। और इसके अलावा ये आपको पता चल गया सील क्या होती है, ये अपना जो सेंडर है जो भेज रहा है उसकी आइडेंटिटी को कन्वे करने के लिए होता है। इसके अलावा स्क्रिप्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अच्छा इंपॉर्टेंट तो है लेकिन आज तक हमारे हिस्टोरियंस इसको पढ़ ही नहीं पाए, इनको समझ नहीं आया कि लिखा क्या हुआ है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, क्या पता इन्होंने कोई ड्राइंग बना रखी है और हमको लग रहा हो कि स्क्रिप्ट है, ऐसा हो सकता है। इसका कोई प्रमाण, ऐसा पक्का प्रमाण नहीं है कि यही स्क्रिप्ट है, अगर है तो फिर पढ़ के क्यों नहीं बता पाए, तो आज तक समझ ही नहीं आई, तो सब तुक्के मार रहे हैं। खैर, इसके अलावा मोस्ट इंस्क्रिप्शंस और आर शॉर्ट, ज्यादातर जो इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए मिले हैं हड़प्पन सभ्यता में छोटे हैं, ज्यादा से ज्यादा जो लॉन्गेस्ट वाला है वो 26 साइन का है, ठीक है। अच्छा, इसको हम साइंस बोल रहे हैं क्योंकि हमें ना लैंग्वेज पता है ना स्क्रिप्ट पता है, तो हम कह रहे हैं कि 26 साइंस से मिले थे, हो सकता है कुछ पढ़ाई लिखाई का होगा। अच्छा, एक और अंदाजा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये राइट टू लेफ्ट लिखते होंगे, ऐसा हमें लग रहा है, जबकि हमें समझ ही नहीं आ रहा, जब हम पढ़ ही नहीं पा रहे। तो मेरे को कभी कभी फील होता है कि हमें एकदम 100% कैसे पता है कि राइट टू लेफ्ट लिखते थे। भाई किसी भाषा में, उर्दू भाषा है, जो पढ़ पा रहा है उसी को तो पता है कि ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, लेकिन जो मैं पढ़ ही नहीं सकता तो मैं कैसे पता करूंगा लेफ्ट टू राइट है राइट टू लेफ्ट है। बस इन्होंने इसी में अंदाजा लगाया कि भाई जैसे मैं यहाँ से लिख रहा हूँ तो यहाँ खाली छोड़ा हुआ है, इन्होंने यहाँ से लिख रखा है इधर खाली छोड़ा हुआ है, तो इन्होंने ऐसे मान लिया कि राइट टू लेफ्ट लिखते होंगे। पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसे राइट टू लेफ्ट लिखा जाता होगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं वेट की। भाई इस टाइम पे वेट भी होता होगा, है ना, चीजों को तोल के तो देते होंगे। जब सारे काम एकदम 5 स्टार वाले कर रहे हैं तो ये काम भी खतरनाक ही कर रहे होंगे। तो इन्होंने वेट के लिए क्या किया था, कुछ स्टोन्स बनाए हुए थे जिन्हें हम चर्ट कहते थे, CHER चर्ट, और ये क्यूबिकल शेप्स में होते थे, ठीक है। और इसके ऊपर कुछ मार्किंग नहीं होती थी, ठीक है, और कोई मार्किंग नहीं होती थी, क्यूबिकल शेप्स के होते थे और अलग अलग इनके अलग अलग वेट हुआ करते होंगे, ठीक है। इसके अलावा हम एंशिएंट अथॉरिटी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। एंशिएंट अथॉरिटी का मतलब ये है कि जब इतना कुछ हो रहा है तो कोई ना कोई अथॉरिटी तो रही होगी, सब कुछ अपने आप तो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर सब कुछ मतलब विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन चीजें चल नहीं सकती ना। तो एंशिएंट अथॉरिटी की बात करें तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए गए हैं, जैसे आपको पता होगा सिटेडल बनाए गए हैं, ठीक है, सील्स बनाई गई हैं, व्यापार हो रहा है, कारोबार हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं, तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो एक्शन ले रहा होगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी दिखाई दे रही है भाई, पोट्री बन रही है, हर जगह बन रही है, जहाँ उसका इलाका है वहीं बन रही है, ठीक है, और बैंगल्स बन रही है तो एक जगह बन रही है, ठीक है। और हमारा इंटरनेशनल रिलेशन भी, जब इतना सब कुछ हो रहा है तो सरकार नहीं होगी क्या,
कोई ना कोई सरकार तो होगी, कोई ना कोई तो होगा जो चला रहा होगा इसको, ठीक है। और इसके अलावा सील्स बन रही हैं, वेट हो रहे हैं, ब्रिक्स बन रही हैं, और सब कुछ यूनिफॉर्म रेशियो में प्रोडक्शन हो रहा है। मतलब ब्रिक्स की जरूरत तो पूरे सिविलाइजेशन को है और हर जगह ब्रिक्स पहुंच रही हैं, तो कहीं एक जगह से नहीं पहुंच रही होंगी, इसका मतलब इसके अलग अलग सेंटर्स होंगे। तो ये सब सोचने की बात है कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो एक कोई ना कोई क्या वहां पे कोई ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इन सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रही होगी। तो अब ये सब पढ़ेंगे इसके आगे कि क्या क्या ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज वहां हो रही होंगी। बात कर रहे थे कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इसको चला रही थी। तो उसके अलावा क्या है कि हमें कैसे पता चला कोई राजा वाजा रहा होगा, इसके बहुत ज्यादा हमको एविडेंस मिल नहीं पाए, पर हमें एक ही चीज मिली, वो ये थी कि हमको एक स्टोन का एक स्टेचू मिला जिसको हमने नाम दिया प्रिस्ट किंग, ठीक है। उसकी ऐसे दाढ़ी वाड़ी भी थी, बहुत फेमस है, आप कभी जाके जाओगे नेट पे देख लो उसको, बहुत इजीली दिख जाता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ लोगों ने कहा, कुछ हिस्टोरियंस ने ऐसा कहा कि वहां कोई रूलर नहीं था और सब बराबर थे, ठीक है। कुछ ने कहा कि भाई डिफरेंट जगहों के डिफरेंट रूलर रहे होंगे, हड़प्पा का अलग होगा, मोहनजोदड़ो का अलग होगा, और ये ऐसे काम करते होंगे जैसे अलग अलग चीफ मिनिस्टर होते हैं ना, इस टाइप से काम करते होंगे स्टेट बाय स्टेट। पर अब आप ये सोचिए और आप देखिए कि क्या वहां पे कोई राजा था या नहीं था। और आपको मैंने सारे सर्कमस्टांसेस बता दिए, जैसे आप जानते हैं कि भाई ये होता था, ये होता था, फलाना टिकना, पूरा चैप्टर लगभग खत्म होने को है। तो आप खुद सोचो कि क्या राजा होगा या नहीं होगा, और सोच के और शेयर करना, कमेंट करना या कैसे कैसे शेयर करना कि क्या आपको क्या लगता है, ठीक है। इसके अलावा भाई ये कहते हैं कि 1800 BC के आसपास जो है ये साइट जो है अबेंडन हो गई, ये खत्म हो गई, कहाँ चली गई किसी को नहीं पता। इसके ऊपर फिर नए नए सवाल आ गए, क्यों खत्म हो गई भाई। किसी ने कहा कि यार ऐसा हुआ होगा कि क्लाइमेट चेंज हो गया होगा, बारिश घनी पड़ गई होगी तो सब खत्म हो गया होगा। कुछ ने कहा भाई डिफोरेस्टेशन बहुत हो गई होगी, किसी ने कहा एक्सेसिव फ्लड हो गया होगा, बहुत ज्यादा बाढ़ हो गई, सब बह गया। किसी ने कहा होगा कि इन्वेजन हुआ होगा, हो सकता है कोई नए लोग आए हो। अच्छा, इन्वेजन के बारे में बात हुई, आर.ई.एम. व्हीलर जो है वो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक अलग से पेज दे रखा है, वो मैंने अलग से इसको पढ़ाने की कोशिश नहीं की, वो आप एक्स्ट्रा में चाहे तो पढ़ सकते हैं कि इन्वेजन के क्या क्या वो मिले, क्योंकि उसको ना बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, ये बस एक लाइन में खत्म कर दिया गया शायद इन्वेजन हुआ होगा। लेकिन खैर कुछ भी हुआ, इसकी भी रीजंस आप सोच के बताइए कि एक बहुत बढ़िया शहर है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इतना कुछ हो रहा है, ये वो मिनिस्ट्री चल रही है जबरदस्त, तो क्यों खत्म हुआ। तो इसकी और सारी बातें खुद सोचिए और खुद शेयर करिएगा मेरे साथ। इसके अलावा कनिंघम जो थे उनको इंटरेस्ट था कि भाई हम या तो अर्ली हिस्टोरिक या लेटर पीरियड के बारे में सर्च करेंगे। कनिंघम को अच्छी तरह नहीं पता था कि मैं हड़प्पा या मोहनजोदड़ो या इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ जा रहा हूँ। उनका जो इंटरेस्ट था वो एक्चुअली अर्ली हिस्टोरिक और प्री लेटर पीरियड पे ज्यादा था। और उन्होंने वो क्या कर रहे थे, काम किस पे कर रहे थे, वो काम कर रहा था यूज अकाउंट लेफ्ट बाय चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो भी अकाउंट या जो भी दस्तावेज लिखे विखे छोड़ गए थे वो उनको पढ़ करके उनकी हिस्ट्री पे काम कर रहा था। और भारत की हिस्ट्री को यही माना जाता था कि लगभग गंगा से शुरू हुई होगी, ठीक है, गंगा वैली सिविलाइजेशन वगैरह से कहीं शुरू होगी, तो इतना कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहा था। फिर अच्छा, हड़प्पा की जो सील थी वो बराबर निकल रही थी, कभी कहीं मिल जाती थी कभी कहीं मिल जाती थी, तो पर इन पे इतना ज्यादा जोर नहीं दिया गया। तो किसी पहली बार कनिंघम को हड़प्पा की एक सील इंग्लिश मैन ने दी थी जो उन्होंने थोड़ी सी नोट करी, लेकिन उसको उस टाइम फ्रेम में डाल नहीं पाए, वो विश्वास नहीं कर पाए कि ऐसा हो रखा होगा, ठीक है। उसके बाद जो सील थी वो डिस्कवर्ड करी दयाराम साहनी ने। तो हड़प्पा की जो खोज है वो स्टार्टिंग होती है 1921 के आसपास, और ये शुरू कब होती है 1924 को जॉन मार्शल नाम के एक डायरेक्टर जनरल बनते हैं एएसआई के, वो अनाउंस करते हैं कि भाई अब डिस्कवरी करो अच्छी तरीके से एक नई सिविलाइजेशन की, क्योंकि अब इनको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, इनको क्लू मिल रहे हैं एक्चुअली, पर इन्होंने पर्टिकुलरली कोई तैयारी शुरू करी नहीं है अभी। तो 1924 में जब जॉन मार्शल आते हैं तो वो एक अलग से ऑर्डर देते हैं कि अब एक नई सिविलाइजेशन की खोज पे लगो, अब इसका बजट सैंक्शन होगा और अब खुदाई होगी एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है। तो उसमें ही दयाराम साहनी का नाम आता है, ठीक है। इसके अलावा बनर्जी साहब का नाम आता है, ठीक है। और इसके अलावा जो जॉन मार्शल है, आप एक तो ये याद रख लो कि भाई 1924 में ये हुए थे, ठीक है। और 1875 या उसी टाइम पे कनिंघम जो है वो एएसआई वो बनाते हैं, फॉर्म होती है, दो नाम तो ये हो गए, ठीक है। अब तभी क्या हुआ कि उसी टाइम पे वर्ल्ड को पता चला कि एक और सिविलाइजेशन भी थी, जो कि क्योंकि आपको पता है सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी है, मेसोपोटामिया की, तो उसके कंटेम्परेरी में या उसके थोड़े दिनों बाद या उसी टाइम पे एक और नई थी जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम जाते हैं। वर्ल्ड को अब ये पता चलेगा क्योंकि अब नई नई खुदाइयां हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा आर.ई.एम. व्हीलर जो थे वो एएसआई के डीजी बनते हैं 1944 में, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि एक नई टेक्निक और से जो है नई क्वेश्चनिंग के थ्रू जो है सिविलाइजेशन को अब खोजा जाएगा। तो 1944 के बाद और ज्यादा मॉडर्न टेक्निक्स आई और अच्छी तरीके से हमने इसको खोजने का काम शुरू कर दिया। प्रॉब्लम्स आई उनके सामने, प्रॉब्लम ये थी पहली कि
हमको स्क्रिप्ट तो पता नहीं है, ठीक है, वी डोंट नो द स्क्रिप्ट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जो हमें मटेरियल फाउंड हुआ है हम कह रहे हैं ये मिला और वो मिला। एक सेकंड में पंखा बंद, ठीक है, हम ऐसी बातें कर रहे हैं कि हमको ये मिला और वो मिला। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमको जो चीज़ें मिली वो सारी वेस्ट हों। हम लोग कबाड़ा ही तो फेंकते हैं, जो अच्छी चीज़ होती है उसको तो हम रिसाइकिल कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है कि ऐसा भी हो सकता है कि हमें जो भी चीज़ें मिली हैं वो सब वेस्ट हों और इंपॉर्टेंट जितनी चीज़ें वो रिसाइकल्ड हो गई हों। तो क्या पता जो भी हम सारी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो गलत हों। इसके अलावा इंटरप्रिटेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो हैं रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस को लेके ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। जैसे कि मदर गॉडेस जो है, जो कि सीटेड अपने नी पे बैठे, उनके नी कटे हुए हैं, हाथ छोटे छोटे कटे हुए हैं, ठीक है, फोटो एनसीईआरटी में आप देख लेना। तो उसको हम क्या माने, उसको कोई जनरल फोटो माने या गॉडेस माने या क्या माने, मतलब कैसे हम इंटरप्रेट करें कि था क्या, हुआ क्या, ठीक है। इसके अलावा कुछ एनिमल जैसे कि वन हॉर्न कोई एनिमल है जिसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं, ठीक है, मे बी मिथिकल। भाई ऐसा हो सकता है कि ये उस टाइम उनको पता ना हो पर उन्होंने कोई भी ऐसी डिजाइनिंग कर दी हो, ठीक है। इसके अलावा प्रोटोशिवा जो एक हमको सील मिलती है और उसके अंदर जैसे ऋग्वेद में मेंशन है गॉड का नाम रुद्र और जिसे हम शिवा से कंपेयर करते हैं, लेकिन ऋग्वेद में कहीं भी ये नहीं है कि ना तो उसको पशुपति कहा गया है और ना ही उसे योगी से कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो इतने सारे इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम है कि पहली तो भाई वो जो हमें फोटो मिलती है हमें फोटोज का नहीं पता। उससे पहले प्रॉब्लम ये है कि जो सामान मिलता है वही कंफर्म नहीं है कि वो वेस्ट था या रिसाइकल था, क्या था, ठीक है। उसके अलावा जो एनिमल्स वगैरह की हमें तस्वीरें मिली हैं या जो सील्स मिली हैं हो सकता है वो भाई मिथिकल हो। हम भी तो ऐसी बहुत सारी कार्टून कैरेक्टर्स बनाते हैं जो मिथिकल होते हैं, तो कल कोई ढूंढेगा तो वो रियल में थोड़ा मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा प्रोटोशिवा सील्स वगैरह में भी कुछ प्रॉब्लम्स है, हमें पता नहीं है कि हम उन्हें गॉड माने नहीं माने, तो हम उन्हें थोड़ा थोड़ा ऋग्वेद से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, जो कि वहां भी लगभग हम फेल होते दिखते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो हमको बहुत सारी चीजें नहीं पता है। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे ये सब अनुमानित था। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं एनसीईआरटी की बुक से आपको बता देता हूँ जो लास्ट में गिवन होती हैं, ठीक है। तो लास्ट में कुछ चीजें दी गई हैं जो मैं आपको ऑरली बता रहा हूँ, आप कहीं लिख लेना या याद कर लेना, ठीक है। रिपीटेड आपको देखनी पड़ेगी ये कि जो मेजर अर्ली आर्कियोलॉजीज है वो 2 मिलियन से टाइम से पहले की जो 2 मिलियन ईयर से पहले की जो टाइम थी उसको हम लोअर पैलियोलिथिक कहते हैं, ठीक है। 80,000 वाली से पहले वाली को हम मिडल पैलियोलिथिक कहते हैं और 35,000 से पहले वाली को हम अपर पैलियोलिथिक कहते हैं। तो ये सारा जो है ये ओल्ड स्टोन एज की तरफ इशारा करता है। उसके अलावा 12,000 साल पहले जो था उसे हम मेसोलिथिक कहते हैं, जिसे हम मिडल स्टोन एज भी कहते हैं। और उसके अलावा 10,000 को हम न्योलिथिक एज कहते हैं, जिसके अंदर अर्ली एग्रीकल्चरलिस्ट और पास्टोरलिस्ट, वो मैं वर्ड बोल नहीं पाता, पास्टोरलिस्ट थे, ठीक है। और 6,000 वालों को हम चाल्कोलिथिक कहते हैं, जिसमें आदमी ने पहली बार कॉपर का यूज किया था, ठीक है। तो ये सारा जो पीरियड है ये स्टोन एज है, ठीक है। स्टोन एज से हम बाहर आते हैं तो 2600 बीसी की हमारे पास एविडेंस है जो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में मानते हैं। उसके अलावा 1000 बीसी में हम अर्ली आयरन, अभी तक यहाँ पे आयरन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, आयरन एज आ गई, ठीक है। फिर आयरन एज के बाद जो है उसके बाद 600 से 400 इसी को हम अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में काउंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेजर कुछ डेवलपमेंट है जो हड़प्पन आर्कियोलॉजी में हुए वो है 19th सेंचुरी में। 1875 में सबसे पहले रिपोर्ट देते हैं अलेक्जेंडर सेंटर हड़प्पन सील के बारे में। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, सॉरी ये मुंह से निकल गया मेरे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है हड़प्पन सील के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं 1875 में। और इसके अलावा 1921 में जो होता है MS वत्स जो है वो शुरू करते हैं एग्जीबिशन किसका, हड़प्पा का। 1925 में जो है मोहनजोदड़ो का शुरू होता है। 1946 में REM व्हीलर जो है वो हड़प्पा में फिर से शुरू हो जाते हैं क्योंकि 1944 में अपॉइंट हुए। 1955 में SR राव जो है वो लोथल में शुरू करते हैं। 1960 में BB लाल और BK थापर जो है कालीबंगन में शुरू करते हैं। 1974 में MR मुगल जो है वो एक्सप्लोरेशन करते हैं बहावलपुर की। 1980s में एक टीम होती है जनरल और इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट की, वो सरफेस एक्सप्लोरेशन करती है मोहनजोदड़ो की। 1986 में अमेरिका की एक टीम हड़प्पा पे काम करती है और 1990s में RS भिस जो है वो धोलावीरा पे काम करना शुरू करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट आपका चैप्टर फिनिश हो गया है और इसके लिए अब बाय, अब खत्म हो गया ये चैप्टर, ठीक है। इसके अलावा आप एक कमेंट करके ना मेरे को प्लीज फीडबैक बताना कि और किस तरीके से मैं चैप्टर को और इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। एज यू नो दैट इट्स माय स्टार्टिंग और मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को सही करने की, और बाकी मैं बोर्ड वगैरह बाकी और सही एक सेटअप करना चाहता हूँ। पर ये बस मैंने पढ़ाने का मेरा ये मोटिव था कि आप लोग मुझे फीडबैक दे सकें कि मुझे किस तरीके से पढ़ाना है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सेकेंडरी ये बाद में हो सकती है। प्राइमरी इज टीचिंग कि मैं ऐसा कैसे पढ़ाऊँ कि आपको और मजेदार लगे, ठीक है। इसके अलावा प्लीज स्माइल, एक बार स्माइल करें, ठीक है। इस वीडियो को देख के इसी बहाने आपके मुंह पे मुस्कान आ जाए और मोटिवेटेड फील करें। और इंस्टाग्राम की मेरी आईडी अगर आप मेरे को इंस्टा पे देखना चाहते हैं तो GAURAVV
_पाल। ठीक है, थैंक यू।